नमस्कार दोस्तों। आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि हमारा डीएड स्पेशल एजुकेशन सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट जो हैं आईडीडी स्पेशलाइजेशन के अंदर उनका हमारा जो पेपर नंबर 10 समावेशी शिक्षा वाला इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर चल रहा है, जिसकी हमारी पहली यूनिट जो है वो समाप्त हो गई है। आज हम दूसरी यूनिट के अंदर बात करने वाले हैं समावेशी शिक्षा की अवधारणा और अर्थ। समावेशन का अर्थ और परिभाषा पढ़ेंगे अपन। समावेशन के सिद्धांत पढ़ेंगे। एकीकरण बनाम समावेशी शिक्षा पढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा की बाधाएं और सुविधाकर्ता पढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा के लिए रूपरेखा अधिनियम नीति प्रावधान। ये अपन 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 यूनिट के अंदर ये सारे पॉइंट जो है वो आज पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा इसके अंदर अपन को कुछ पढ़ने को देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सबसे पहले मैं आपको इतनी सी चीज़ बता दूं कि आप समावेशी शिक्षा क्या होती है, समावेशी शिक्षा का क्या मतलब होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या इसका मीनिंग होता है। यदि आपने इतना भी इसको समझ लिया तो आप इसके प्रश्न को जो है वो आसानी से हल कर सकते हैं, या आसानी से उस प्रश्न के अंदर कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अपन बात करते हैं सबसे पहले यूनिट नंबर 2.1। और 2.1 के अंदर अपन पढ़ेंगे कि समावेशन का अर्थ क्या होता है, समावेशी जो शिक्षा है इसका अर्थ क्या है, समावेशन क्या होता है, समावेशन का मतलब और परिभाषा अपन को समझना है। यहाँ पर समावेशन क्या है, एक शैक्षिक अभ्यास है जिसके तहत विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को एक स्कूल में सामान्य शिक्षा कक्षाओं में पूरी तरह से एकीकृत किया जाता है। आपने मुख्य धारा शब्द सुना होगा, जिसे एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे द्वारा परिभाषित किया गया है, जो कुछ विषयों के लिए सामान्य कक्षा में जाता है लेकिन पूरी तरह से एकीकृत नहीं है। समावेशन और मुख्य धारा में लाने के बीच यही मुख्य अंतर है। अपन को इसमें ओवरऑल जो है इतना सा अपन को समझना है। आगे इसमें लिखा है, देखिए एक बार अपन इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद मैं मेरी लैंग्वेज में आपको इसको समझा देता हूँ। इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी विकलांगताओं की परवाह किए बिना समाज के ढांचे में पूरी तरह शामिल होने का अधिकार है। समावेशी कक्षाओं में किए गए शोध पारंपरिक और विशेष आवश्यकता वाले छात्रों दोनों के लिए लाभ दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर अपन को एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है, इतना आपकी समझ में आया नहीं आया ये एक अलग विषय है। लेकिन यदि आपको समावेशी शिक्षा के बारे में यदि अपन को थोड़ी सी बात करनी हो तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले लेता हूँ खाली जगह में, और यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं समावेशी शिक्षा के बारे में। ठीक है ना। यदि यहाँ पर मैं बात कर देता हूँ, ये शिक्षा है। ठीक है ना, ये क्या है, शिक्षा है। अब यहाँ पर शिक्षा को मैं यहाँ पर जो है वो एक आपकी जो हो गई, एक सामान्य शिक्षा हो गई, ठीक है ना, और एक विशेष हो गई। सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा। सामान्य में जो आपके सामान्य बच्चे जो होते हैं वो सामान्य क्लास के अंदर बैठकर पढ़ते हैं, और विशेष शिक्षा जो होती है, आप इसके साथ शिक्षा शब्द जोड़ लें। विशेष शिक्षा जो होती है उसके अंदर आपको विशेष जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं वो अपनी शिक्षा प्राप्ति करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मानो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कहीं पर विशेष शिक्षा की उपलब्धता नहीं है, या फिर उनको ऐसे बच्चे हैं कि वो आराम से सामान्य बच्चों के साथ में वो अपना अध्ययन कर लेते हैं। तो इन दोनों शिक्षाओं को मिला करके, ठीक है ना, एक क्या किया गया, समावेशन किया गया, समावेशन किया गया। समावेशन का मतलब इन दोनों शिक्षाओं को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। मतलब एक क्लास के अंदर यदि सामान्य बच्चे भी बैठे हैं, ठीक है ना, और इसी के साथ में विशेष बच्चे भी बैठे हैं, ठीक है, और दोनों बच्चे एक साथ शिक्षा ले रहे हैं, ये आपकी जो है वो समावेशी शिक्षा हो गई। ये कौन सी शिक्षा हो गई आपकी, समावेशी शिक्षा हो गई। इतना सा आप समझ लो। सामान्य बच्चे हैं, विशेष बच्चे हैं।
सामान्य क्लास के अंदर शिक्षा ले रहे हैं, ये विशेष क्लास के अंदर शिक्षा ले रहे हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी शिक्षा हो, यदि कोई ऐसी क्लास हो जिसके अंदर सामान्य बच्चे भी शिक्षा ले रहे हैं और स्पेशल बच्चे मतलब विशेष बच्चे भी शिक्षा ले रहे हैं, और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, इसका क्या हो गया, समावेशन हो गया। ये क्या हो गया, समावेशन हो गया। और हमने एक साथ दोनों बच्चों को पढ़ा दिया। ये सामान्य बच्चे थे, ये विशेष बच्चे थे। जब हम दोनों को एक साथ बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये कौन सी शिक्षा कहलाएगी, ये समावेशी शिक्षा कहलाएगी। ये बात आप समझ लो। इसके अलावा इसमें आपको अर्थ में कोई कुछ भी नहीं समझना है। चलिए, ये अर्थ आपको समझ में आ गया। परिभाषित करना, समावेशन को परिभाषित करना, परिभाषा आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यदि आप किसी भी विद्वान की परिभाषा जो है वो लिखना चाहते हैं तो आप एक दो परिभाषाएं याद कर सकते हैं। यहाँ पर प्लेसमेंट परिभाषा दी गई कि सामान्य शिक्षा कक्षाओं में विकलांग या विशेष सहायता की आवश्यकता वाले छात्रों के प्लेसमेंट के रूप में समावेशन। मतलब जो सामान्य शिक्षा की कक्षाएं हैं उनमें हमने विकलांग और विशेष सहायता वाले, आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनका प्लेसमेंट हमने उसके अंदर किया, मतलब उनको सामान्य बच्चों के साथ बिठाया। ये एक समावेशन है, ठीक है ना। दूसरा इसमें दिया भी निर्दिष्ट व्यक्तिगत परिभाषा, विकलांग या विशेष सहायता की आवश्यकता वाले छात्रों की सामाजिक और शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के रूप में समावेशन। मतलब विकलांग या विशेष सहायता वाले जो बच्चे हैं उनको हम क्या करें, सामाजिक और शैक्षणिक आवश्यकता को पूरा करने के रूप के लिए यदि हम उनका क्या कर दें, समावेशन कर दें, मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ में उनको शिक्षा दें, सामान्य बच्चों के साथ में उनको बिठाएं, तो ये आपका क्या हो गया, समावेशन आपका ये हो जाता है। तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। सामान्य व्यक्ति परिभाषा, सभी छात्रों की सामाजिक और शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के रूप में समावेशन। सभी छात्रों की मतलब इसमें आपके सामान्य बच्चे भी आ जाएंगे और इसमें आपके दिव्यांग बच्चे भी आ जाएंगे। तो दोनों बच्चों को की जो सामाजिक और शैक्षिक आवश्यकताएं हैं उनको यदि आप पूरा करना चाहते हैं, उनको शिक्षा देना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, समावेशन आपका कहलाएगा। अब इसमें दे दिया है सभी छात्र पाठों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। सभी छात्र जो होते हैं जो पढ़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, चाहे वो नॉर्मल बच्चा है चाहे वो स्पेशल बच्चा है। सभी छात्रों को उनके सीखने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत समर्थन प्राप्त होता है। आपको ये भी पता है कि सभी छात्र जो होते हैं उनको जो भी लक्ष्य प्राप्त करना है या जो भी उनको सीखना है, तो ये सब का समर्थन जो होता है वो प्राप्त होता है। सबको समान शिक्षा दी जाती है। नियमित कक्षाओं में शिक्षा से सभी छात्रों को लाभ होता है। नियमित कक्षाएं चलेंगी जिसमें सामान्य बच्चे और विशेष बच्चे दोनों अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे और दोनों को उससे समान लाभ जो है वो प्राप्त होता है। ये आपका क्या है, समावेशन का जो है वो अर्थ है। यहाँ पर अपन को एक चीज और बताइए, शिक्षा में समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में यूनेस्को की कार्यवाही का लक्ष्य होगा। यूनेस्को ने क्या कार्यवाही की, तो शिक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण बनाना जो ये सुनिश्चित करता है कि हाशिए पर पड़े और बहिष्कृत समूहों की चिंताओं को सभी शिक्षा गतिविधियों में शामिल किया जाए और व्यर्थ पुनरावृत्ति और विखंडन को कम करने के लिए सहयोग किया जाए। यहाँ पर यूनेस्को जो है, यूनेस्को ने भी यही कहा कि भाई हमको एक ऐसा दृष्टिकोण बनाना है जिसमें क्लास के अंदर सभी बच्चे जो हैं वो समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकें और वो अपना लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर सकें, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, ठीक है ना। तो ये चीज अपन को यहाँ पर, अब समावेशन के लाभ क्या होते हैं, समावेशन के लाभ अपन को जो है वो पढ़ने की, समावेशन होने के बाद में क्या लाभ होगा, फायदा क्या होगा, ठीक है ना। आपसे प्रश्न पूछ लिया कि समावेशन के क्या लाभ हैं, तो आपको इसमें से दो चार पॉइंट जो है वो आपको इसमें से लिखने। यदि आपने पॉइंट याद नहीं कर रखे, आपने पढ़ा कुछ नहीं, समावेशन का मतलब पता है, तो अपनी तरफ से आप लाभ बता दो कि समावेशन से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। स्कूल व्यक्तिगत भिन्नताओं पर प्रतिक्रिया करते हैं और इसलिए सभी बच्चों को लाभ पहुंचाते हैं। स्कूल जो होते हैं वो व्यक्तिगत भिन्नताओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं मतलब आपको पता है समावेशन के अंदर सभी जो बच्चे बैठे हुए हैं क्लास के अंदर, वो सभी की व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं मतलब एक बच्चा नॉर्मल है, एक बच्चा विशेष है, एक बच्चा विशेष और नॉर्मल मतलब दोनों के मध्य की स्थिति वाला है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नताएं उनके अंदर पाई जाती हैं और सभी बच्चे इससे क्या करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं।
स्कूल सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देकर विविधता के प्रति दृष्टिकोण बदलते हैं। स्कूल जो होता है वो सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देता है। सभी बच्चों से मतलब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जहां पर बात आ गई सभी बच्चों की, तो सभी बच्चों का मीन्स हो गया सामान्य प्लस विशेष। एक नॉर्मल बच्चा, एक विशेष बच्चा, तो सभी बच्चे जो हैं वो वहां पर एक साथ शिक्षा दी जाती है स्कूल के द्वारा। तो ये विविधता के दृष्टिकोण को बदलता है। मतलब लोग जो कहते हैं कि भाई ये बच्चा अलग है, ये बच्चा तो दिव्यांग है, इसका ज़्यादातर लोग क्या है उनकी उपेक्षा करते हैं। तो यहाँ पर वो उपेक्षा जो है वो नहीं होगी, विविधता का दृष्टिकोण बदलता है। विशेष पृथक स्कूलों का कम खर्चीला विकल्प। यदि आप उन विशेष बालकों के लिए शिक्षा देना चाहते हैं अलग से, तो आपको अलग से विशेष विद्यालय खोलना पड़ेगा। तो ये जो खर्चा है आपका अलग से स्कूल खोलने का, ये आपका खर्चा बच जाएगा। ये भी हमारे समावेशन का लाभ है। और आपको पता है नई शिक्षा नीति के अंदर समावेशन पर बहुत जोर दिया गया है, समावेशी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। आप मतलब समझ गए होंगे, समावेशी शिक्षा का मतलब आपने समझ लिया, तो इसका भी मतलब आप समझ गए। कहने का मतलब सामान्य स्कूलों में ही जो हमारी गवर्नमेंट है वो स्पेशल बच्चों को भी एडमिशन के लिए भेज रही है, और वहाँ पर भी प्रत्येक विद्यालय के अंदर एक स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति कर रही है, जिससे कि वो जो बच्चे आ रहे हैं वहाँ पर स्पेशल वाले बच्चे जो हैं उनको वहाँ पर सामान्य बच्चों के साथ में शिक्षा दी जा सके। माता पिता के लिए कोई अतिरिक्त लागत नहीं। माता पिता के लिए लागत यहाँ पर खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? यदि माना कि हमसे 10 किलोमीटर दूर विशेष स्कूल है, स्पेशल स्कूल है, तो आपको बच्चे का एडमिशन वहाँ कराना पड़ेगा। 10 किलोमीटर आपको रोज जाना पड़ेगा पहुँचाने लाने। और यदि आपके पास में कोई नॉर्मल स्कूल है, वहाँ पर समावेशी शिक्षा है, मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ विशेष बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर आप अपने बच्चों को अपने पास में ही पढ़ा सकते हैं। सामाजिक कल्याण लागत और भविष्य की निर्भरता में कमी। सामाजिक कल्याण लागत और भविष्य की निर्भरता, मतलब आप फ्यूचर में जो वो बच्चा है वो शिक्षा प्राप्त करके उसकी जो निर्भरता है वो भी कम हो जाएगी, वो दूसरों के ऊपर कम डिपेंड रहेगा क्योंकि वो शिक्षा प्राप्त करेगा। अलग अलग परिवेश की तुलना में बच्चों की उपलब्धि अधिक। अलग अलग परिवेश की तुलना में, अलग अलग परिवेश में यदि उनको रखा जाए कि भाई स्पेशल बच्चों को इधर रखा गया है, नॉर्मल बच्चों को, तो परिवेश की जो तुलना है वो बच्चों की उपलब्धि यहाँ पर अधिक हो जाएगी, क्योंकि दोनों बच्चे जो है वो सामान्य रूप से शिक्षा प्राप्त करेंगे। यहाँ पर विशेष बच्चे जो हैं उनके अंदर एक हिम्मत आएगी, उनकी जो उपेक्षा की जाती है, और उनको लोग जो है वो अलग मानते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। लेकिन वहाँ पर जब वो एक साथ बैठ करके शिक्षा प्राप्त करेंगे तो वहाँ पर उनको उसकी उपलब्धि अधिक होगी। विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले 60% बच्चों को बिना किसी अनुकूलन के शिक्षित किया जा सकता है, 80 से 90% को। ठीक है ना? यहाँ पर अपन जो है शिक्षा का जो प्रतिशत है इसको भी हम अधिक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनको अपने नज़दीक ही स्कूल में क्या है एडमिशन मिल जाएगा। अगला लाभ है आपका मामूली अनुकूलन के साथ नियमित स्कूलों में शिक्षा, जैसे शिक्षण रणनीति, प्रशिक्षण, बच्चे से बच्चे का समर्थन और पर्यावरण अनुकूलन। यहाँ पर आपको अनुकूलन के साथ नियमित स्कूलों में शिक्षा का प्रावधान भी यहाँ पर आपको हो जाएगा। विकलांग बच्चे को कम कलंकित किया जाता है, उसे सामाजिक रूप से अधिक शामिल किया जाता है। यहाँ पर यदि समावेशन में बात करते हैं तो जो हमने 2-3 बार ये बात कर ली कि समाज में विकलांग बच्चे की, दिव्यांग बच्चे की जो उपेक्षा की जाती है, उसके साथ जो बेकार व्यवहार किया जाता है उसमें कमी आ जाएगी, वो कलंकित नहीं होगा। समावेशी शिक्षा लागत प्रभावी है। समावेशी शिक्षा क्या है, इसमें अपन को लागत वगैरह भी कम आएगी। स्थानीय संसाधनों, लोगों और सुविधाओं का उपयोग करके लागत को न्यूनतम रखा जा सकता है। अपन के जो स्थानीय संसाधन है, उस विद्यालय के अंदर जो भी संसाधन उपलब्ध है, उन्हीं संसाधनों या उन्हीं सुविधाओं का लाभ उठा करके हम बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। एक विकलांग बच्चों के पास विशेष स्कूलों में उपलब्ध पाठ्यक्रम की तुलना में व्यापक पाठ्यक्रम तक पहुंच होती है। यहाँ पर विशेष स्कूलों में जो उपलब्ध पाठ्यक्रम होता है वो थोड़ा सीमित होता है, लेकिन सामान्य स्कूल जो होते हैं, नॉर्मल जो स्कूल होते हैं, उनमें पाठ्यक्रम थोड़ा सा व्यापक होता है। तो जो विशेष बच्चे जो हैं वो व्यापक पाठ्यक्रम तक अपनी पहुंच बना पाते हैं। किससे? समावेशन से। तो ये आपका समावेशन का अर्थ और डेफिनेशन आपकी हो गई।
अब हम यूनिट नंबर 2.2 समावेशन के सिद्धांत के अंदर आप अपन पढ़ेंगे कि समावेशन के सिद्धांत क्या है। अब देखिए, समावेशन का मतलब आप समझ गए, समावेशन क्या होता है, समावेशी शिक्षा क्या होती है। तो ये सारी चीजें जो है पढ़ने का हमारा क्या है, कोई मतलब नहीं हो पाता। लेकिन अब हमको पढ़ने की सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, मतलब हमको समावेशन के सिद्धांतों की जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी, इनका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। तो चलिए उद्देश्य के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो 1 2 3 4 उद्देश्य आपको दिए गए हैं। पहला उद्देश्य, शिक्षा और देखभाल में विकलांग बच्चों और छात्रों की समानता, पहुंच, अवसर और अधिकारों को बढ़ावा देना। सबसे पहला हमारा उद्देश्य ये था कि यदि हम समावेशन के सिद्धांत लागू करते हैं तो हमारे जो स्टूडेंट हैं, विकलांग बच्चे जो हैं, उनकी शिक्षा और देखभाल, ये दो शब्द जो हैं, इनमें छात्रों की समानता होगी। मतलब वो नॉर्मल बच्चों के साथ में बैठकर अध्ययन करेंगे। पहुंच मतलब प्रत्येक बच्चा शिक्षा तक पहुंचेगा। एक अवसर और अधिकार, उनको मौका मिलेगा पढ़ने का, उनको उनके अधिकार मिलेंगे। इन तक पहुंच जो है संभव हो पाएगी, और वो कब हो पाएगी, जब हम समावेशन के सिद्धांतों पर काम करेंगे। विकलांग बच्चों और छात्रों के खिलाफ भेदभाव को कम करने में योगदान दें, जहां उनके साथ उनके साथियों की तुलना में कम निष्पक्ष व्यवहार किया जाता है। विकलांग बच्चों और छात्रों के खिलाफ भेदभाव को कम करने में योगदान दिया जाएगा। मतलब जो बच्चे विकलांग हैं उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, ऐसा हमारा समावेशन जो है इसके अंदर प्रावधान है। तो इनके अंदर उनको कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक बचपन शिक्षा और देखभाल केंद्र और स्कूलों को समावेशन के लिए व्यापक और सुसंगत मानदंड प्रदान करें, ताकि वे समावेशन की दिशा में अपनी प्रगति का आकलन कर सकें। और स्कूलों में समावेशन सिद्धांत के अंदर जो है समावेशन के अच्छे से अच्छे व्यापक और सुसंगत मानदंड जो है वो प्रदान किए जाने चाहिए, ताकि वो अपनी शिक्षा के अंदर जो है और प्रगति कर सके और उसका आकलन कर सके। प्रारंभिक बचपन और स्कूल क्षेत्रों को समावेशन की दिशा में उनकी प्रगति का आकलन करने के लिए व्यापक और सुसंगत मानदंड प्रदान करें। एक अपन का जो प्रारंभिक बचपन है और स्कूल क्षेत्रों को समावेशन की दिशा में, मतलब दोनों की एक साथ शिक्षा की दिशा में उनकी प्रगति का आकलन करने में ये क्या होता है, फायदेमंद होता है। एक पहुंच अपन को यहाँ पर देखने, आपको पता है कि समावेशन के द्वारा प्रत्येक बच्चे तक जो है वो शिक्षा पहुंच सकती है, प्रत्येक बच्चा विद्यालय तक पहुंच सकता है, प्रत्येक बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सकता है। ये सबसे बड़ी इसके अंदर अपन को बात होती है। अगली चीज होती है इसमें हिस्सेदारी। हिस्सेदारी समानता एक ऐसे दृष्टिकोण को संदर्भित करती है जो सुनिश्चित करती है कि सभी को समान अवसरों तक पहुंच प्राप्त हो। यह मानता है कि फायदे और बाधाएं मौजूद है, परिणाम स्वरूप हर कोई एक ही जगह से शुरुआत नहीं करता। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो उस असमान प्रारंभिक स्थान को स्वीकार करके शुरू होती है और असंतुलन को ठीक करने और संबोधित करने के लिए काम करती है। मतलब यहाँ पर प्रत्येक बच्चे को जो है उसकी हिस्सेदारी मिल जाएगी, उसको समानता प्राप्त होगी। और जो बच्चा जहां से शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, जहां से वो अपनी शिक्षा की शुरुआत करना चाहता है, वहीं से वो अपनी शिक्षा की शुरुआत कर पाएगा, आसानी से कर पाएगा, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ के कर पाएगा, उनके साथ बैठ करके कर पाएगा। ये इसके अंदर हिस्सेदारी के अंदर आपका आएगा। एक प्रासंगिकता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संपूर्ण शैक्षिक विकास के लिए इसकी प्रासंगिकता के कारण दुनिया भर में समावेशी शिक्षा के विकास की दिशा में एक नया रुझान है। प्रासंगिकता भी हमारी जो है वो इसके अंदर बहुत अधिक पाई जाएगी, क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो है वो शिक्षा से जुड़ पाएगा, चाहे वो नॉर्मल बच्चा है, चाहे वो विशेष बच्चा है, चाहे वो दिव्यांग है, चाहे वो समाज से अपेक्षित हो चुका है, समाज ने उसको क्या है कि भेदभाव करता है समाज, या उसके साथ अपमानजनक व्यवहार करता है, या उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो ऐसे सभी बच्चे जो हैं वो शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। ये हमारे समावेशन का सबसे बड़ा जो है वो फायदा है। एक भागीदारी भागीदारी और समावेशन के सिद्धांत का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को व्यापक समाज में शामिल करना और उन्हें प्रभावित करने वाले निर्णय लेने में उन्हें अपने जीवन और समुदाय के भीतर सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करना है। मतलब प्रत्येक बच्चा शिक्षा के अंदर अपनी भागीदारी देगा और हमारे जो समाज है वो समाज उसको क्या करेगा, व्यापक समाज में शामिल करना। मतलब समाज उस बच्चे को अपने हर कार्य के अंदर शामिल करेगा, क्योंकि वो बच्चा भी क्या है, एक अच्छा है और उसने शिक्षा
प्राप्त की है, ठीक है ना। तो उनके लिए एक सक्रिय रूप से प्रोत्साहन मिलेगा। किन के लिए? विकलांग बच्चों के लिए। एक होता है अभिगम्यता, पहुंच के सिद्धांत का उद्देश्य उन बाधाओं को दूर करना जो विकलांग व्यक्तियों द्वारा अधिकारों के आनंद में बाधा बनती है। मतलब ऐसे काफी अधिकार हमारे विकलांग लोगों को दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, और उन अधिकारों को प्राप्त करने में कुछ बाधाएं उनके लिए आती हैं, ठीक है ना। तो जो बाधाएं उनको प्राप्त मतलब बीच में आ रही हैं, और उनकी जो अधिकारों से जो उनको आनंद प्राप्त होने वाला है, जो उनको खुशियां प्राप्त होने वाली हैं, उन खुशियों में बीच में जो बाधाएं आ रही हैं उनको भी यहाँ पर क्या है, दूर करने का जो है वो प्रयास किया जाता है। एक है आपका सशक्तिकरण। लोग तब सशक्त होंगे जब वे अपने अधिकारों का दावा करने और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों, नीतियों, नियमों और स्थितियों को आकार देने में सक्षम होते हैं। सशक्तिकरण, यदि इस प्रकार से विकलांग बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, उनको उनके अधिकार दिए जाएंगे, उनको सम्मान दिया जाएगा, उनके लिए नीति और निर्णय लिए जाएंगे, तो वास्तविक रूप से जो हमारे दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग व्यक्ति जो हैं, उनके लिए एक अच्छा संबल प्रदान होगा। वो अपने आप में सशक्त होंगे, उनकी जो शक्ति है वो बढ़ेगी, पावर उनकी क्या करेगी, बढ़ेगी। ये अपन की 2.2 यूनिट है, और 2.3 यूनिट के अंदर एकीकरण बनाम समावेशी शिक्षा पढ़ेंगे। मतलब एकीकरण और समावेशी शिक्षा, इन दोनों के अंदर क्या जुड़ाव है, ये दोनों शब्दों के अंदर क्या जुड़ाव यहाँ पर आपको दिया गया है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पृथक्करण, कि पृथक्करण क्या होता है। तो पृथक्करण के बारे में अपन यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, शब्दों का मतलब आपको आना बहुत जरूरी है। शब्दों का मतलब नहीं पता है, इसका मतलब आपसे क्वेश्चन छूट सकता है, या आप क्वेश्चन में तुक्केबाजी करोगे, और तुक्केबाजी भैया ज्यादा सक्सेस नहीं होती है। मैं ये कह रहा हूं, आप शब्द का मतलब समझ जाओ बस, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आप अपने आप क्वेश्चन का आंसर आराम से दे दोगे। चलिए, पृथक्करण। पृथक्करण का अर्थ होता है सामान्य अर्थ अलग करना। पृथक का मतलब अलग, पृथक्करण का मतलब अलग करना, किसी को किसी चीज से अलग करना, या एक चीज को दूसरी चीज से अलग करना। इस तरह अलगाववाद महिलाओं, नस्लीय अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यकों और विकलांग लोगों जैसे समूह का यौन, नस्लीय, धार्मिक या वैचारिक प्रकृति के तर्कों के साथ बाकी आबादी से अलग करता है, बहिष्कृत करता है और अलग करता है। मतलब एक जो विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति होता है, चाहे वो कोई भी हो, यदि कोई भी व्यक्ति उस दिव्यांग या विकलांग व्यक्ति को किसी भी प्रकार से अलग करता है, यहाँ पर आपको तरीके दिए गए हैं, चाहे वो जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, नस्ल के आधार पर हो, विचारों के आधार पर हो, विकलांगता के आधार पर हो, यदि आपने सामान्य लोगों से उन विकलांग लोगों को क्या कर दिया, अलग कर दिया, कि भाई ये अलग हैं और ये अलग हैं, दोनों को क्या कर दिया आपने, अलग कर दिया। तो ये जो अलग करने की जो प्रक्रिया है, ये आपकी क्या कहलाती है, पृथक्करण कहलाती है। आप इतना समझ लो बस, विकलांग बच्चे जो हैं, विकलांग व्यक्ति जो हैं, उनको आपने सामान्य व्यक्तियों से अलग कर दिया। वो किस आधार पर किया, दो चार आधार अपन को ध्यान रखना है, चाहे वो विचार का हो, धर्म का हो, नस्ल का हो, जाति का हो, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का हो। चलिए आगे, अपन पृथक्करण का मतलब आपने समझ लिया। आगे अपन पढ़ेंगे एकीकरण। अब देखिए एकीकरण क्या होता है, पृथक्करण हमने पढ़ लिया, अब एकीकरण का मतलब समझ लीजिए। आप मतलब समझ जाएंगे, प्रश्न कैसा भी निकल के आएगा, आप आराम से, अरे 4 नंबर का प्रश्न आया तो टीचर आपको 2 नंबर तो देगा, क्योंकि आपको उस शब्द का मतलब पता है। और जब आपको उस शब्द का मतलब पता है तो अकॉर्डिंग टू मीनिंग आप उसका कुछ ना कुछ आंसर जो है ऐसा लिखेंगे कि जिससे कि टीचर को ऐसा लगता है कि शायद ये पढ़कर आया है। और यदि आपने पृथक्करण का मतलब पूछ रहा है, कुछ भी मार रहे हैं तुक्का, टीचर समझ जाएगा कि आप कुछ नहीं जानते हैं, आपको केवल ये बताया गया है कि भैया पेपर में क्वेश्चन कैसा भी आ जाए तो लिख भी लग दिए, है ना।
आपको ऐसा बता दिया गया है। कोई बहुत से टीचर कहते हैं अरे चिंता मत करो, पास होने का बहुत एक ही तरीका है, आपको तो लिखना है। आपको क्या करना है? लिखना है। अरे भैया अकल के अंधो, आपको ये पता नहीं है कि लिखोगे ठीक है, लेकिन क्या लिखोगे? आप उससे ये तो पूछिए कि मैं क्या लिखूंगा। मैंने कह दिया आपसे कि आप तो लिखने पे ध्यान देना, वही कॉपी भर देना, एक कॉपी को पूरी को भर देना, एक एक क्वेश्चन के अंदर 4-4 पेज लिख देना। चलो लिख दिए। अरे भैया मुझे ये तो बता लिखना क्या है। अब माना कि मैं आपको एक ही चीज बता देता हूं, आपको एकीकरण का क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछा एकीकरण से क्या लाभ है, एकीकरण का मतलब क्या है, कुछ भी पूछ लिया। अब आपको एकीकरण का मतलब आता है तो कम से कम 4 लाइन आप एकीकरण से संबंधित लिख तो दोगे। अब 4 लाइन से आपका काम नहीं चलने वाला है। माना कि क्वेश्चन की जो लिमिट है, वर्ड लिमिट उसमें दी गई है, वो माना कि 8 लाइन में आ रही है, तो 4 लाइन से आप 8 लाइन बना सकते हैं, ये लिखना है। ये थोड़ी है कि आप 8 लाइन तुक्के में ही बना सकते हो, भाई ये नहीं होता है, ये अपन ध्यान रखें। आप मीनिंग तो पता करो भाई, उसका अर्थ तो पता कर लो, अर्थ आता है तो भी आप लिख सकते हो। मेरा मानना तो ऐसा ही है। बाकी की एज यू लाइक, जो टीचर्स या जो कोई व्यक्ति है आपसे झूठी बात कहेगा, मन लुभाने वाली बात कहेगा जो आपको अच्छी लगेगी, तो वो आपको अच्छी लगेगी। हम जो हैं वो आपको बात करेंगे, वो एक प्लेटफॉर्म की बात करेंगे कि ये सत्य है, और सत्य यही है कि आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, इसके बाद आप लिख सकते हैं। चलिए एकीकरण के बारे में बात करें। सामान्यता का विचार कायम है, लेकिन यह माना जाता है कि जो लोग अनुकूलन करने का प्रबंधन करते हैं उन्हें समाज का हिस्सा माना जाएगा। वे जितना अधिक पुनर्वासित या सामान्य होगी वह उतनी ही अधिक एकीकृत होगी। बॉलिम बॉलिंसिया के मूल्यों के संबंध में इस विचार से शुरू करते हुए हम यह नहीं मानते कि कोई सामान्य है और दूसरा नहीं, हम इस अवधारणा से बचने की कोशिश करते हैं। एकीकरण का मतलब हो गया कि मैं सामान्य हूं, तुम सामान्य नहीं हो, ठीक है ना, ये पृथक्करण है, मतलब ये चीज अलग हो गई। लेकिन मैं सामान्य हूं, आप भी सामान्य हैं, ये एकीकरण है, ठीक है ना। मैं सामान्य हूं, आप भी सामान्य है, एकीकरण। मैं सामान्य हूं, आप सामान्य नहीं है, मतलब मुझ में और आप में अंतर है, पृथक्करण। क्लियर, दिमाग के अंदर बिठा लो बस। एकीकरण हम सब एक हैं, पृथक्करण हम अलग हैं। अब अलग है तो किस चीज में अलग है, और एक है तो किस चीज में एक है, ये चीज और आपको आनी चाहिए। आपके पास में माना कि 2 लाइन का मैटर है, तो 2 लाइन आप अपनी तरफ से मिला सकते हैं, लेकिन आपके पास मैटर एक शब्द का नहीं है, लिखनी है 4 लाइन, असंभव है भैया, तुक्का मार सकते हो, आपका क्वेश्चन गलत जाएगा। कॉपी चेक करने वाले बिल्कुल बेवकूफ नहीं बैठे हैं। जब भी बहुत से बच्चे कहते हैं सर हम हमारे पेपर बैक रह जाते हैं, कॉलेज वाले बैक करवा देते हैं। कोई कहता है साहब टीचर अच्छे ढंग से चेक नहीं किया, मैंने तो बहुत सारा लिखा था। तुमने लिखा था भैया, मैं मानता हूं आपने लिखा है, क्योंकि आपको ऐसे ही मतलब संकेत दिए गए, जो जिसकी बात आप मानते हो उसके द्वारा आपको सही सलाह नहीं दी गई। आपसे एक ही चीज कही गई कि लिखना, लेकिन क्या लिखना ये नहीं बताया गया। हम आपको बता रहे कि क्या लिखना। तो शब्द का मतलब समझ लो, कंसेप्ट समझ लो, 2 लाइन से 4 लाइन बना दो, 5 लाइन बना दो, ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा, फिर आपको अपने दिमाग के ऊपर आना है। अब इसके लाभ क्या है भाई, इससे हमको फायदा क्या है? यहां पर आपको लाभ दिए गए हैं, ठीक है ना, और नीचे नुकसान भी दिए गए हैं। लाभ क्या है और नुकसान क्या है, फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा, ठीक है ना। तो चलो फायदा अधिक है, नुकसान कम है। फायदा बाधाओं नकारात्मक दृष्टिकोण को तोड़ता है, समुदायों में सामाजिक एकीकरण सामंजस्य की सुविधा प्रदान करता है, माता पिता और स्थानीय समुदाय की भागीदारी इस प्रक्रिया को और मजबूत करती है। यदि आप एकीकरण में हैं तो जो आपकी बाधाएं आपकी आ रही है, नकारात्मक दृष्टिकोण जो आपके लिए दिमाग के अंदर आ रहा है, नेगेटिव बातें जो आप सोचते हैं, जो आपके जीवन में बाधाएं चलकर आ रही हैं, ये सारी जो बाधाएं हैं, सारे जो नेगेटिव विचार हैं, इनसे आपको फायदा मिलेगा, इनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्लियर है? बच्चा स्कूल समुदाय के हिस्से के रूप में अन्य बच्चों के साथ घुलने मिलने में सक्षम है। बच्चा जो होता है वो सभी अन्य समुदाय के जो बच्चे हैं
या अन्य प्रकार के जो बच्चे हैं, मतलब मैं माना कि स्पेशल बच्चा हूं तो मुझे सामान्य बच्चों के साथ बैठने का मौका मिल रहा है, वहां मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा हूं। तो ये भी इसका एक फायदा है। परिवहन और संस्थागत प्रावधान के लिए कम लागत। परिवहन की लागत कम है, जो मैंने आपको उससे पहले के लाभ में बता दिया समावेशन के फायदे में, कि यदि माना कि स्पेशल स्कूल हमसे बहुत दूर है तो वहां पर हमको जाना पड़ेगा मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, कैसे भी, टेम्पो से, पैदल, कैसे भी, तो परिवहन की लागत यहाँ पर आई। लेकिन समावेशन आने से, समावेशी शिक्षा के आने से हमको पास के ही सामान्य विद्यालय में हमको शिक्षा मिल रही है, तो परिवहन की लागत कम हो गई आपकी। विशेष और नियमित शिक्षा से जुड़ी प्रशासनिक लागत में कमी। यदि आपने एक विशेष स्कूल खोला, एक सामान्य स्कूल खोला, तो आपने दो स्कूल खोले, दो स्कूल खोले, दो स्कूलों में अलग अलग लागत, अलग अलग टीचर, अलग अलग व्यवस्थाएं, सब कुछ अलग। लेकिन यदि आपने समावेशी शिक्षा लागू कर दी तो यहाँ पर आपको प्रशासनिक लागत भी कम आएगी। प्रशासनिक लागत मतलब प्रशासन को दो स्कूल नहीं बनाने पड़ेंगे, एक ही स्कूल में दोनों शिक्षा दी जाएंगे, एक स्कूल में वहीं पर वही सुविधाएं आपको दी जाएंगी, तो ये भी प्रशासनिक लागत में कमी आएगी। कुछ शोध में कहा गया कि एकीकृत या समावेशी सेटिंग में रहने वाले बच्चों की उपलब्धि का स्तर अलग अलग सेटिंग में रहने वाले बच्चों की तुलना में अधिक होता है। कुछ शोध में कुछ लोगों ने शोध किया कि भैया जो समावेशी शिक्षा में जो पढ़ रहा है बच्चा, एक बच्चा अलग शिक्षा ले रहा है, तो इन दोनों में आपस में फायदा किसको मिल रहा है, तो जो समावेशी सेटिंग में रहने वाले जो बच्चे थे उनका उपलब्धि का स्तर अलग अलग सेटिंग में रहने वाले बच्चों की तुलना में अधिक होता है। मतलब एक बच्चा विशेष जो है शिक्षा ले रहा है, विशेष विद्यालय में पढ़ रहा है, एक बच्चा यहाँ पर है, एक बच्चा समावेशी शिक्षा में है, समावेशी शिक्षा में एक बच्चा, तो इसका जो स्तर है वो ज्यादा है और इसका स्तर कम है। ठीक है ना, जो अलग अलग में शिक्षा ले रहा है उसकी तुलना में समावेशी वाले का अच्छा स्तर होता है। चलिए नुकसान देख लेते हैं, तीन नुकसान भी हैं, कि सभी की सीखने की आवश्यकताओं को समायोजित करने में असमर्थता। आपको पता है कि क्लास के अंदर सभी तरह के स्टूडेंट बैठेंगे, नॉर्मल बच्चे भी होंगे, स्पेशल बच्चे भी होंगे, किसी की बुद्धि जो है कम होगी, किसी का आईक्यू लेवल कम है, किसी का ज्यादा है, तो उन सब में व्यवस्था बनाना, थोड़ी सी समायोजित करने में असमर्थता होती है, ये इसका नुकसान है। सीमित संसाधनों पर दबाव। संसाधन सीमित होते हैं क्योंकि वो समावेशी शिक्षा है, वहां पर नॉर्मल बच्चों के हिसाब से व्यवस्थाएं होती है, तो इन सीमित संसाधनों में भी हमको बौद्धिक दिव्यांग या अन्य प्रकार से दिव्यांग जो व्यक्ति होता है उसको शिक्षा देने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। माता पिता, स्वयंसेवक या बड़े बच्चों की सहायता की आवश्यकता है। यहाँ पर अपन को माता पिता, स्वयंसेवक जो होते हैं और बड़े बच्चों की सहायता की आवश्यकता हमको पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि वो लोग ही ऐसे बच्चों को समावेशी शिक्षा के साथ ऐड करवाते हैं, उनको जुड़वाते हैं, नहीं तो पता ही नहीं होता है किसी को। ये भी इसका क्या है, एक नुकसान है। अब समावेश शब्द क्या है? यह शब्द कभी कभी एकीकरण के साथ भ्रमित हो जाता है। आप कहेंगे साहब एकीकरण और समावेश एक ही है, लगभग एक है, लेकिन आपको भ्रमित नहीं, एकीकरण तो हर जगह काम आएगा। मैं और तुम एक हैं, एकीकरण हो गया, ठीक है ना। कोई वस्तु आपने एक कर दी, एकीकरण हो गया। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में एक हो गया, एकीकरण हो गया। लेकिन जहां पर समावेश की बात होती है, समावेश का मतलब एक वस्तु के अंदर, मतलब नॉर्मल एजुकेशन के अंदर आपने स्पेशल एजुकेशन को डाल दिया, समावेश कर दिया, उसमें मिश्रण कर दिया, ठीक है। हालांकि समावेशन थोड़ा आगे बढ़ता है। समावेशन लोगों की दूसरों को स्वीकार करने और मतभेदों को स्वीकार करते हुए सद्भाव से रहने की क्षमता से जुड़ा है। यदि एक ही समाज समावेशी वातावरण को बढ़ावा देता है तो बाधाएं मौजूद नहीं होती और सभी लोग शामिल होते हैं क्योंकि उनके पास समान अवसर होते हैं। मतलब मैंने आपको बता दिया, जैसे समाज में कोई चीज अलग अलग आपने बांट रखा है, ये व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति अलग है, आपने दोनों को एक कर दिया, एक जगह बैठा दिया, तो उनको समान अधिकार मिले, इसको भी वही अधिकार है, इसको भी वही अधिकार है, तो ये समावेश हो गया। ये समावेश शब्द है आपका। अब इस समावेश के क्या लाभ हैं? समावेश के क्या लाभ है? स्कूल व्यक्तिगत भिन्नताओं पर प्रतिक्रिया करते हैं और इसलिए सभी बच्चों को लाभ पहुंचाते हैं। स्कूलों में प्रत्येक बच्चे को इससे लाभ होता है, ये आपको पता है, क्योंकि समावेश शब्द से एक साथ ही सभी तरह के लोगों को समान अवसर दिया जाता है। स्कूल सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देकर विविधता के प्रति दृष्टिकोण बदलते हैं। विविधता खत्म हो जाती है, ये अपन ने पहले पढ़ लिया है। विशेष पृथक स्कूलों का खर्चे का विकल्प जो है वो खत्म हो जाता है। माता पिता के लिए अतिरिक्त लागत नहीं होती है, ये अपन ने पहले पढ़ लिए।
ये सारे लाभ जो हैं वो हमने पहले पढ़ लिए हैं, ये वही लाभ हैं। कौन से लाभ हैं? जो हमने पहले पढ़ लिए। नुकसान क्या है? नुकसान शिक्षकों के कौशल, स्कूल के संसाधन, उच्च छात्र से शिक्षक अनुपात। शिक्षकों का कौशल मतलब वहां पर शिक्षक भी ऐसे होने चाहिए जो प्रशिक्षित हों, क्योंकि शिक्षक प्रशिक्षित नहीं होगा तो वो दिव्यांग बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। अनुमति देने के लिए पाठ्यक्रम को अपनाने की लागत, पाठ्यक्रम को अपनाने में भी लागत आएगी। विकलांग बच्चों की भागीदारी और संचार में सुधार के लिए शिक्षण सहायता और सामग्री की आपूर्ति की लागत। दिव्यांग बच्चों को जो हम वहां पर भागीदारी देंगे, दिव्यांग बच्चों को वहां पर शिक्षा देंगे, तो उनके लिए भी अन्य सहायक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो भी लागत यहाँ पर आएगी। स्कूल के बुनियादी ढांचे को अनुकूलित करने की, यदि कोई ढांचा है स्कूल का, यदि वो दिव्यांग बच्चों के अनुकूल नहीं है तो आपको अनुकूल बनाना पड़ेगा, तो वहां पर भी आपको लागत आएगी। माता पिता स्वयंसेवकों या बड़े बच्चों की सहायता की आवश्यकता है। माता पिता स्वयंसेवक और बड़े बच्चों की सहायता जो अभी अपन ने पढ़ी है। विशेष रूप से प्रशिक्षित मोबाइल संसाधन शिक्षकों में निवेश, और विशेष रूप से जो प्रशिक्षित शिक्षक और मोबाइल मतलब टेक्नोलॉजी, इन दोनों में भी जो है वो निवेश करना पड़ता है। तो ये इसके क्या हो गए? नुकसान आपके हो गए। इसके बाद 2.4 हमारी आ जाती है समावेशी शिक्षा की बाधाएं और सुविधा करता। बाधाएं और सुविधा करता। समावेशन वह प्रक्रिया जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति उम्र, विकलांगता, लिंग, धर्म, यौन प्राथमिकता, राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना जो चाहता है किसी गतिविधि या सेवा के सभी पहलुओं तक पहुंच सकता है और उसी तरह से भाग ले सकता है जैसे कि कोई अन्य समस्त समुदाय। यहाँ पर समावेशी शिक्षा में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो धर्म, लिंग, जाति, यौन कैसे भी जो है वो अलग है, लेकिन वो एक साथ बैठ करके शिक्षा प्राप्त कर सकता है, ये अपन ने पढ़ लिया। समावेशन किसी व्यक्ति को संबोधित करता है, जैसे गरिमा, बुनियादी मानव अधिकार। बुनियादी मानव अधिकार मतलब वहां पर बच्चों को जो बुनियादी जो ढांचा या एक बच्चे के लिए जरूरी जो अधिकार होते हैं उनको यहाँ पर दिया जाता है। अवसर समान, रोजगार और दृष्टिकोण के अवसर यहाँ पर समान होते हैं। आवास, पहुंच, सहायक उपकरण, समावेशन अंतर को समायोजित करने और भेदभाव से निपटने के लिए समाज को बदलने के बारे में। आवास जो है वो भी यहाँ पर बच्चों की पहुंच के अनुसार होना चाहिए। अब समावेशन में बाधाएं क्या आती हैं? समावेशन में बाधाएं कौन कौन सी आती हैं? बाधाओं के बारे में यदि अपन पढ़ते हैं, प्रणालीगत बाधाएं जैसे नीतियां, प्रथाएं और प्रक्रियाएं जिनके परिणाम स्वरूप कुछ लोगों को असमान पहुंच प्राप्त होती है या बाहर रखा जाता है। मतलब कहीं कहीं बार क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे हमको कुछ असीमित बाधा आ जाती है या किसी व्यक्ति को हमको थोड़ा सा बाहर रखना पड़ता है इस समावेशन से, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज का जो है थोड़ा सा अपन का क्या है नुकसान होता है, बाधाएं आती हैं। सीखने में प्रणालीगत बाधाएं स्वयं शिक्षा प्रणाली द्वारा निर्मित बाधाएं हैं। अक्सर विकलांग बच्चों को अपर्याप्त संसाधन युक्त शिक्षा प्रणाली का सबसे गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। अब यहाँ पर अपन को कुछ पॉइंट से आपको ये चीज समझाई गई है कि कार्यक्रम नियोजन चरण में विकलांग लोगों की जरूरतों पर विचार न करके उन्हें आयोजनों से बाहर रखा जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि विकलांग बच्चों को जब विशेष प्रकार के कुछ आयोजन होते हैं तो वहां से उनको बाहर रख देते हैं, उनको अलग कर दिया जाता है। विकलांगता कारण अनुपस्थिति के बाद काम पर लौटने पर कर्मचारी को विभिन्न प्रकार के आवासों की आवश्यकता हो सकती है, इसकी जानकारी न होना। बहुत से जो शिक्षक होते हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं होती है कि यदि वो अपने कार्य से संपन्न करके लौट आ जाते हैं मतलब घर आ जाते हैं तो आवास पर भी उनको ऐसी कोई आवश्यकता हो सकती है। विकलांग लोगों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए कोई नेतृत्व या जवाबदेही नहीं है। विकलांग लोगों से संबंधित जो मुद्दा है उसके समाधान के लिए नेतृत्व मतलब नेता नेतृत्व करने। अब नेता कौन सा? राजनीति वाला नेता नहीं, मतलब जो संगठन को पूरे को एक साथ चला सके, उसका नेतृत्व कर सके। तो नेतृत्व और जवाबदेही मतलब जिम्मेदारी होती है उसकी, तो ये इसके अंदर नहीं है, ये बाधाएं हो गई। नियुक्ति नीतियां विकलांग लोगों के आवेदनों को प्रोत्साहित नहीं कर रही। जो हमारी नीतियां हैं वो विकलांग लोगों के लिए जो आवेदन आ रहे हैं उनको प्रोत्साहन नहीं कर रही है, तो ये भी एक प्रकार की बाधा है।
सभी प्रक्रियाएं जो कुछ कर्मचारियों को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे सफाई उत्पादों का उपयोग जो एलर्जी का कारण बन सकते हैं। जैसे कुछ कर्मचारी जो होते हैं उनको प्रभावित करती है, जैसे सफाई वगैरह के उत्पाद जो होते हैं जो एलर्जी का कारण बन सकते हैं। जैसे कोई भी सफाई करने वाले जो उपकरण है, जैसे माना कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको फिनाइल या ऐसी कोई अन्य जो कीटाणुओं को मारने वाली कीटनाशक दवाई वगैरह होती है उनसे उनको कोई एलर्जी वगैरह होती है, तो ये भी बाधा है। सीखने सिखाने की अनुचित भाषा, कई बार होता है कि भाषा सीखने की या सिखाने की भाषा थोड़ी सी अलग होती है, भाषा की समस्या आ सकती है। विशेष स्कूलों में लंबी प्रतीक्षा सूची, विशेष स्कूलों में क्या है, प्रतीक्षा सूची बहुत लंबी है। अपनी विविधता को प्रतिबंधित करने के लिए शिक्षकों का है पर्याप्त प्रशिक्षण, शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण भी ये बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। कक्षाओं में सहायक उपकरणों के लिए धन की कमी, कक्षाओं में विकलांग बच्चों के लिए क्या है, सहायक उपकरण चाहिए, तो उनके लिए पैसा नहीं है। शिक्षण सहायकों की कमी, शिक्षण में सहायता देने वाले लोगों की कमी है। शिक्षार्थियों के मूल्यांकन में लंबी देरी, शिक्षार्थियों के मूल्यांकन में भी क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा देरी हो रही है। शिक्षार्थियों जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका मूल्यांकन समय पर नहीं हो पा रहा है। अब हमारी आएंगी सामाजिक बाधाएं। अब कौन सी आएंगी, समाज में ऐसी कौन सी बाधा है, जैसे डर। समावेशन में क्या है, सबसे बड़ी बाधा है कि लोगों के अंदर क्या होता है, डर होता है कि ये जो हमारा बच्चा है वहां पर जाएगा तो कैसे पढ़ेगा, वहां पर उसका अपमान तो नहीं होगा, वहां पर उसको क्या है कि किसी भी आक्रामक या अपमानजनक नहीं होना चाहते हैं। मतलब ऐसे बच्चे जो हैं वो, उनको ऐसा लगता है कि वहां पर क्या है, हमारा बच्चा जब जाएगा तो हमारा बच्चा क्या है, विकलांग है, तो हमारा बच्चा जो है वहां पर अपमानित होगा या उसको किसी प्रकार का आक्रामक रूप देखना पड़े। अजीबता, कभी कभी हम नहीं जानते कि क्या कहना है, हम केवल अपने मतभेद देखते हैं और हमारे पास जोड़ने के लिए सही शब्द नहीं है। अलग अलग क्षमताओं वाले लोगों के साथ अक्सर अलग अलग व्यवहार किया जाता है या कभी कभी उन्हें नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। अजीबता मतलब जब कभी अपन को, बच्चे को ऐसा लगे नहीं यार हमारे साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है, उसके साथ अलग व्यवहार किया जाता है, तो इसमें उस बच्चे को कुछ अजीब लगता है, ये अजीबता भी है। एक कठिनाई, किसी को संघर्ष करते हुए देखने की तुलना में नजरें फेर लेना कहीं अधिक आसान है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी संघर्ष को देखते हुए कि यार इसमें ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, इसमें ज्यादा हमको परेशानी आएगी, तो हम इससे नजर फेर लेते हैं, मतलब इससे दूर हो जाते हैं, तो ये भी गलत है, ये भी आपकी बाधा है। वैराग्य, हो सकता है आपके सामाजिक दायरे में कोई भी विकलांग न हो, ये आपकी बात नहीं, आपकी समस्या नहीं, आप व्यस्त हैं, आपके अपने मुद्दे और एजेंडा है। काफी लोग ऐसे होते हैं कि साहब हमारे समाज में तो ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो हम उसको शिक्षा कैसे दें। दूसरी बात हो गई कि हमारे समाज में कोई है लेकिन हम तो व्यस्त रहते हैं साहब, हमारे पास में हमारे ही काम बहुत होते हैं, तो हम उनको कैसे शिक्षा के साथ जोड़ें। एक अज्ञान, काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको कि उसका ज्ञान नहीं है कि भाई इनको, इन बच्चों को कहाँ पर शिक्षा दी जा सकती है, इनको वहां पर कैसे जोड़ा जा सकता है, इनको वहां पर कैसे पहुंचाया जा सकता है, तो ये भी एक समस्या होती है। शैक्षणिक बाधाएं कौन कौन सी हैं, शैक्षणिक बाधाएं, यहाँ पर ये शैक्षणिक बाधाएं अपन की कि प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की जरूरत को पूरा करने की प्रासंगिकता को समझने में विफल रहा है। मतलब हमको इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षक चाहिए, प्रशिक्षु चाहिए, ट्रेंड टीचर चाहिए, तो ट्रेंड टीचरों की यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। प्रशिक्षक ने सीखने के लिए आवश्यक शिक्षण अभिन्यास कारकों को नहीं समझा, जो प्रशिक्षक ने सीखने के लिए जो आवश्यक शिक्षण सामग्री होती है, आवश्यक शिक्षण की विधियां होती है, उनके बारे में उसको पता नहीं है, तो वो कैसे उन बच्चों को समझा पाएगा, पढ़ा पाएगा। प्रशिक्षण विधियां सभी शिक्षार्थियों के सीखने के अवसर को अनुकूलित करने के लिए अलग अलग सीखने की शैलियों को संबोधित करने में विफल रही। काफी शिक्षक ऐसे माना कि मैंने कोई विधि सीख रखी है और उस विधि में बच्चे जो है मेरे सामने बैठे वो उस विधि में नहीं समझ पा रहे हैं, वो बच्चे उस विधि में नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये भी एक बाधा होती है, शैक्षणिक बाधा होती है। प्रशिक्षित ने फीडबैक प्रदान करने के लिए उपयुक्त रणनीतियां प्रदान नहीं की हैं और न ही सीखने में शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान और अनुभवों की प्रासंगिकता को समझा है। प्रशिक्षक प्रशिक्षित शिक्षक जो होता है ना उसने फीडबैक दिया, ना उसने बच्चे का अनुभव देखा। जैसे अपन जब भी पढ़ाते हैं तो सबसे पहले पूर्व ज्ञान के बारे में बात करते हैं कि बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या है, बच्चे ने पहले क्या जानता है, तो ये भी यहाँ पर एक आपका बाधा हो जाएगी शैक्षणिक।
रुख ऐसी स्कूल प्रणाली में जहां डाउन सिंड्रोम के संबंध में बहुत अधिक समझ और ज्ञान नहीं है, शिक्षक डर सकते हैं और परिवर्तन का विरोध कर सकते हैं। जैसे कोई सिंड्रोम, एक क्या है डाउन सिंड्रोम, एक क्या है डिसेबिलिटी है, तो इस डिसेबिलिटी के अंदर बहुत सारे शिक्षकों को इसका ज्ञान नहीं होता है, समझ नहीं होता है, इसलिए वो डर जाते हैं और इससे दूर हो जाते हैं। प्रशासन उपरोक्त कारण के समान, यदि प्रशासक समावेशन के दर्शन या डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों की क्षमताओं को नहीं समझते तो समावेशी कक्षा के लिए संरचना और प्रक्रिया बनाना मुश्किल हो जाता है। प्रशासन भी यदि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों के लिए उचित वातावरण वहां पर उपलब्ध नहीं करवा पाती है तो ये भी एक बाधा हो जाएगी। वास्तु संबंधी मुद्दे, क्या स्कूल में पूरे स्कूल में विकलांगों की पहुंच है? ठीक है ना, वहां पर आपको एलिवेटर, ब्रेल जैसी अन्य सुविधाओं के बारे में क्या, कई स्कूलों में ऐसा क्षेत्र है जो विकलांगों के लिए सुलभ है लेकिन पूरा स्कूल विकलांग लोगों के लिए नहीं बनाया गया। आपको पता है स्कूल तो सामान्य है, उसमें कुछ सुविधाएं माना कि विकलांग बच्चों के लिए दी गई हैं, लेकिन पूरी सुविधाएं विकलांगों के लिए नहीं है क्योंकि वहां पर तो सामान्य बच्चे भी हैं। तो ये सुविधाओं वाला भी आपको जो है समस्या आती है। एक कार्यक्रम, सामान्य पाठ्यक्रम गतिविधि और परियोजनाओं विकलांग छात्रों के लिए उपयुक्त हो सकती है। मतलब वहाँ पर जो भी कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित होते हैं वो हो सकता है सामान्य बच्चों के लिए हो, विकलांग बच्चों के लिए ना हो, जो या फिर विकलांग के लिए हो, सामान्य के लिए ना हो, तो ये भी एक बाधा होती है। एक यहाँ पर अपन देखेंगे आइडिया 2004 बताता है कि लगभग 30 वर्षों के शोध और अनुभव से पता चला है कि विकलांग बच्चों की शिक्षा को ऐसे बच्चों के लिए उच्च उम्मीदें रखकर और नियमित कक्षा में सामान्य शिक्षा का पाठ्यक्रम तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करके अधिकतम संभव सीमा तक सुनिश्चित करके अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। मतलब हमारी जो समावेशी शिक्षा है इसमें ये हमारा बताता है कि विकलांग बच्चों की शिक्षा को ऐसे बच्चों के लिए, मतलब सामान्य सब बच्चों के साथ में आप उनको शिक्षा दे रहे हैं तो वहां पर वो बच्चे की अधिकतम सीमा जो है वहां पर एक सुनिश्चित की जाए, वो अच्छी प्रकार से वहां पर पढ़ सकते हैं। मतलब ये समावेशी शिक्षा जो है वो कारगर है बच्चों के लिए। समावेशी शिक्षा के सूत्रधार क्या है? समावेशी शिक्षा के सूत्रधार, सूत्रधार मतलब सुविधा प्रदाता क्या है, मतलब ऐसी कौन कौन सी सुविधा जो है जो इनको दी जा रही है तो वो उसको प्रदान करने वाले कौन है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि एक प्रशिक्षक जो समावेशी प्रथाओं पर नौकरी आधारित सहायता प्रदान करता, एक टीचर प्रशिक्षित अध्यापक जो उन बच्चों के लिए शिक्षा देता है तो ये भी उनकी सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। एक समन्वयक और सहयोगी जो सार्थक समावेशी शिक्षा को लागू करने के लिए एक स्कूल में कई पेशेवरों का समर्थन, एक समन्वयक जो उसने उस स्कूल के अंदर समावेशी शिक्षा को लागू किया वो भी इसके अंदर क्या है आपका हिस्सेदार है। ठीक है ना। एक कर्मचारियों के लिए पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने की उनकी क्षमता के निर्माण के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों वाले छात्रों के लिए संशोधन बनाने के लिए एक संसाधन, पाठ्यक्रम में जिन्होंने सामान्य बच्चों के पाठ्यक्रम के साथ स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन किया तो वो भी हमारा यहाँ पर क्या है कारगर है। शिक्षकों के लिए एक सलाहकार जो सकारात्मक व्यवहार समर्थन रणनीतियों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो एक सलाहकार, सलाहकार का मतलब जो वहां पर ऐसी सलाह दे रहा है जो सामान्य बच्चों के साथ स्पेशल बच्चे भी वहां पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मजबूत ज्ञान, पारस्परिक कौशल और समावेशी शिक्षा के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता के साथ परिवर्तन का एक एजेंट। मजबूत ज्ञान और पारस्परिक कौशल, ऐसा व्यक्ति जो एजेंटी मतलब लगभग दलाल का काम करता है लेकिन उसके पास में अच्छा ज्ञान है, अच्छा कौशल है, वो बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ रहा है और निरंतर प्रतिबद्धता के साथ परिवर्तन ला रहा है, तो ऐसे लोग भी हमारे लिए क्या है सूत्रधार माने जाते हैं। भवन स्तरीय समावेशन सुविधा करता, भवन स्तरीय आपको पता है कि भवन जो है हमारे स्कूल के सामान्य बच्चों के लिए जो बनाए गए हैं उनमें हम स्पेशल बच्चों की सुविधाएं जो है लागू कर दे, जैसे रैंप वगैरह बनाना है, शौचालय स्पेशल वाले बच्चों के लिए अलग हो गया, ठीक है ना, जो ज़्यादा जहाँ पर सीढ़ी है वहाँ पर रैंप आपका हो गया, जो बीआई बच्चे उनके लिए ब्रेल लिपि का हो गया, मूक बधिर बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा से संबंधित हो गया, उनका सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ों की सुविधाओं के बारे में अपन स्कूल के अंदर कर सकते हैं। इस मॉडल का उपयोग कब करें? इस मॉडल का उपयोग जो है हमको कब करना है? जब छात्र आबादी का एक बड़ा हिस्सा विकलांगता से असंबंधित शिक्षा में बाधाओं का अनुभव करता है, जब वहां पर छात्र अधिक हो और उनको कोई बाधा हो रही है तो हम इस मॉडल का उपयोग कर सकते हैं, मतलब उस विद्यालय को स्पेशल बच्चों के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है।
जब छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, सहयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार के पेशेवरों के लिए एक संरचना पहले से मौजूद है। मतलब जब छात्रों की जरूरतों को अपन पूरा करना चाहते हैं और वहां पर सहयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार के पेशेवर, पेशेवर मतलब जो इससे संबंधित कार्य करते हैं, जो जहां पर पहले से ही जो मौजूद है, ठीक है ना। समावेशी शिक्षा का कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरणों में जब शिक्षकों की व्यापक कोचिंग और व्यावसायिक विकास आवश्यक हो, यदि वहां पर व्यापक रूप से विकास और व्यापक रूप से कोचिंग की आवश्यकता हो, तब भी अपन ऐसा कर सकते हैं। जब भी अपन क्या ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इस मॉडल का उपयोग कब नहीं करना चाहिए, करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। स्कूलों में पहले से ही समावेशी कार्यान्वयन के उच्च स्तर पर काम चल रहा है और शिक्षक आवाज, संशोधन, व्यवहार समर्थन के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मतलब स्कूल में सारी व्यवस्थाएं पहले से ही जो है वो सब कुछ बढ़िया है। शिक्षक हैं वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, शिक्षक अपने कार्यों को देख रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। तो इस मॉडल का उपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत बड़े स्कूलों में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो सहयोग कर सकते हैं। इस स्थिति में इस भूमिका में कई व्यक्तियों की आवश्यकता हो सकती है। कई बड़े स्कूल हैं जिसमें बहुत सारे कर्मचारी हैं और जो इसमें सहयोग कर रहे हैं, तो वहां पर इस मॉडल की कोई जरूरत नहीं होती है। एक यहाँ पर अपन को ये दिया गया है, छात्र विशिष्ट समायोजन सुविधा करता, छात्र विशिष्ट समावेशन, छात्रों का समावेशन विशिष्ट रूप से। तो इसमें अपन को ये मॉडल का प्रयोग कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। इस मॉडल का उपयोग जब किसी स्कूल में छात्रों का एक छोटा कोर समूह होता है जिसे अत्यधिक व्यक्ति समर्थन की आवश्यकता होती है, मतलब छोटा ग्रुप है, कम बच्चों का ग्रुप है, तो अन्य व्यक्तियों के समर्थन की आवश्यकता होगी, तो इसलिए ये अपन को इसका मॉडल का प्रयोग करना चाहिए। जब कई व्यक्ति छात्रों के साथ व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं और सेवा वितरण के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक है। बहुत से लोग मिलकर काम करते हैं कि भाई हम भी सेवा करना चाहते हैं बच्चों के, यहाँ पर हम भी जो भी हमारे लायक कार्य होगा उसको करेंगे। तो यहाँ पर भी इस मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। इस मॉडल का उपयोग कब नहीं करना चाहिए। ऐसे स्कूलों में जहां बहुत से छात्रों को महत्वपूर्ण सहायता की आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से छोटे स्कूलों जहां पर महत्वपूर्ण जो अन्य व्यक्तियों की सहायता की जरूरत नहीं है, छोटे स्कूल हैं, तो उनमें इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। जब एक बड़े स्कूल में जटिल आवश्यकता वाले कई छात्र होते हैं, तो इस मॉडल का उपयोग केवल तभी करें जब कई व्यक्ति भूमिका निभाते। बड़े स्कूल हैं, छात्र अधिक हैं, यदि वहां पर अधिक टीचर, अधिक शिक्षक जो है इसको लागू करना चाहते हैं, भूमिका निभाना चाहते हैं, तो इसको अपन लागू कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। सामग्री विशिष्ट समावेशन, ठीक है ना। अब सामग्री विशिष्ट में इस मॉडल का प्रयोग कब करना है, जब मिडिल स्कूलों और हाई स्कूलों में जिसमें सामग्री ज्ञान अधिक विशिष्ट हो जाता है और विषय विशिष्ट विशेषज्ञता महत्वपूर्ण होती है, सामग्री वहां पर उपलब्ध हो और सामग्री का यूज करने वाले टीचर वहां पर उपलब्ध हो, तो इस सामग्री वाले मॉडल का उपयोग करना चाहिए। बड़े स्कूलों में जहां विभिन्न विभागों में कई खिलाड़ी होते हैं, अनेक विभाग हो, अनेक विभागों में कई खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, तो मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। जिन स्कूलों में विषय के आधार पर विभागीकरण किया जाता है, वहां कर्मचारियों के साथ भरोसेमंद संबंध बनाए जाते। जहां पर विभागीकरण किया गया है, अलग अलग डिपार्टमेंट बांटे गए, तो वहां पर इस मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। और कहां पर नहीं करना चाहिए, इस मॉडल का उपयोग कब नहीं करना चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों में जिनमें सामान्य शिक्षा शिक्षक बड़े पैमाने पर सामान्य के रूप में कार्य करते हैं और कई विषय पढ़ाते हैं, बहुत से जो सामान्य शिक्षक होते हैं, एक ही शिक्षक अनेक विषय पढ़ा रहा है, तो वहां पर इस मॉडल का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक छोटे स्कूलों में जिनमें कर्मचारियों के बीच सहयोग पहले से ही अधिक है, छोटे स्कूल है जहां पर कर्मचारी पहले से ही बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, तो वहां पर इसकी जरूरत नहीं है। अब हमारा 2.5 जो है यूनिट आ जाती है, समावेशी शिक्षा के लिए रूपरेखा, अधिनियम और नीति प्रावधान। ठीक है ना। तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। यह शून्य स्वीकृति नीति अपनाता है और विभिन्न मौजूदा योजनाओं कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए दृष्टिकोण का उपयोग करता है। सर्व शिक्षा अभियान मतलब सभी को शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, सभी को शिक्षा मिले। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या इसमें विकलांग बच्चों की शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित घटकों को शामिल किया गया। कौन कौन सी घटकों को शामिल किया गया है। शीघ्र पता लगाना और पहचान करना, आप ये पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। सबसे पहले अपन को पता लगाना है कि विकलांग कौन है, इस व्यक्ति के अंदर कौन सी दिव्यांगता है। दूसरी बात, कार्यात्मक और औपचारिक मूल्यांकन, उसका वहां पर मूल्यांकन करो, एवोल्यूशन करो। शैक्षणिक नियुक्ति, कोई भी शिक्षा से संबंधित जो शिक्षक है उसकी नियुक्ति की जाए।
सहायता और उपकरण उसकी हेल्प की जाए और उसको सहायता के लिए सामग्री जो अध्ययन सामग्री वो उपलब्ध कराई जाए। समर्थन सेवाएं, उसकी सेवाओं में हम और सब मिलकर उसका समर्थन करें। शिक्षक प्रशिक्षण, टीचर को ट्रेनिंग दी जाए। संसाधनों का समर्थन किया जाए। व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना आईईपी, यदि किसी बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम है तो आईईपी तैयार किया जाए, मतलब व्यक्तिगत रूप से एक बच्चे को शिक्षा दी जाए। माता पिता का प्रशिक्षण और सामुदायिक गतिशीलता, माता पिता और समाज में भी इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाए। योजना एवं प्रबंधन 3/4 विशेष विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण। योजना और प्रबंधन विशेष विद्यालयों के लिए अपन क्या करें, योजना और प्रबंधन करें जिससे कि वो मजबूत हो सकें। वास्तु संबंधी बाधाओं को दूर करें। बहुत से वास्तु संबंधी कहीं पर बनाने, विद्यालय के निर्माण में या कहीं पर किसी सुविधा की जरूरत है तो वो आपको यहाँ पर होनी चाहिए। एक अनुसंधान किया जाए, जांचना और परखना, उनको जांचा जाए कि सही प्रकार से कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है। और विकलांग लड़कियों के लिए भी यहाँ पर अलग से सुविधा जो है वो होनी चाहिए। एक यहाँ पर अपन को दिया गया माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा, IEDSS 2009। इसके अंदर ये 2009-10 में शुरू की गई यह योजना विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की पिछली योजनाओं की जगह लेती है और कक्षा 9 से 12 में विकलांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करती है। यह योजना 2013 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में शामिल हो गई है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश भी RMSA में शामिल होने की प्रक्रिया में है। ये क्या है, जो बड़ी क्लासेज थी 9th से 12th क्लासेज थी उसमें भी विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए ये योजना, ये नीति बनाई गई थी। अभी इसको क्या है कि किसमें, RMSA में शामिल कर लिया गया है। लक्ष्य क्या है, सभी विकलांग छात्रों को एक समावेशी और सक्षम वातावरण में 8 साल की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद माध्यमिक स्कूली शिक्षा के 4 साल आगे बढ़ाने में सक्षम बनाना। इसका क्या है, लक्ष्य क्या था, लक्ष्य ये था कि यदि जो बच्चा छोटी क्लासों में 8वीं तक शिक्षा प्राप्त कर ले तो उसको आगे 9 से 12 तक की 4 साल की जो क्लासें हैं उनमें भी उनको शिक्षा प्रदान की जाए। उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि ये योजना सरकारी, स्थानीय निकाय, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले सभी बच्चों को कवर करती है जो विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 और राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 के तहत परिभाषित एक या अधिक विकलांगताओं से ग्रस्त हैं और 9 से 12 अर्थात अंधापन, क्रमदृष्टि, कुष्ठ रोग का इलाज, श्रवण दोष, चलने फिरने में अक्षमता, मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी और अंततः भाषण हानि, सीखने की अक्षमता आदि को कवर कर, मतलब जो भी विकलांग हो जिसने छोटी क्लासों में अपना अध्ययन प्राप्त कर लिया है तो वो 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा को प्राप्त करने का इसका उद्देश्य था। ठीक है ना। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009, ये क्या है, इस मिशन का सफल क्रियान्वयन 9-10 तक हुआ। हालांकि ये सभी छात्रों के लिए कुशल विकास और समानता की स्थितियां प्रदान करने पर केंद्रित है। इस योजना में निम्नलिखित भी शामिल है। क्या क्या शामिल है, बहुआयामी अनुसंधान, मतलब अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये किया गया। तकनीकी परामर्श, टेक्नोलॉजी की एडवाइस भी इसके अंदर है। विभिन्न कार्यान्वयन और धन सहायता, विभिन्न प्रकार के कार्यान्वयन इसमें किए गए और पैसों की भी इसमें हेल्प की गई। RMSA का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर अपन को दिया गया है, माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जाने वाली शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना। माध्यमिक स्तर पर जो भी शिक्षा दी जाती है उसमें सुधार करना इसका पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य, लिंग, सामाजिक, आर्थिक और विकलांगता की बाधाओं को दूर करना। सामाजिक, आर्थिक और लिंग, विकलांगता की बाधा, विकलांग लोगों के बीच में ये सारी चीजों की बाधा आती है, सामाजिक, आर्थिक, पैसे से संबंधित, स्त्री पुरुष का भेदभाव, तो इन बाधाओं को दूर करना भी इसका उद्देश्य था। इसके अलावा 2017 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है। माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच, मतलब सभी विकलांग बच्चे माध्यमिक शिक्षा तक पहुंचे, ये इसका उद्देश्य था। एक वर्ष 2020 तक छात्रों के सार्वभौमिक प्रतिधारण के महत्वाकांक्षी लक्ष्य, मतलब 2020 तक छात्रों की सार्वभौमिक, 2020 तक मतलब सभी छात्रों तक लगभग माध्यमिक शिक्षा को पहुंचाने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया था। ये आपकी क्या है कि यूनिट नंबर 2 थी। यूनिट नंबर 3 अब आपकी आ गई है। यूनिट नंबर 3 अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। मुझे ऐसा
विश्वास है, ऐसी आशा मैं करता हूं कि आपको यूनिट नंबर 2 जो है आसानी से समझ में आ गई है और इससे आपको बहुत विशेष लाभ प्राप्त होगा। परीक्षाएं आपकी नज़दीक है, 25 तारीख से हैं, तो आप अपनी तैयारी बराबर करते रहिए, ठीक है ना। और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ओके।